हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज हम कोशिश करेंगे कि पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर दें। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में चलूंगा ताकि आप रिवीजन करें। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, बट आपको पूरा बोल के बताऊंगा जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, और इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आईवीसी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आईवीसी। अब आगे ही मैं इसको आईवीसी बोलूंगा। तो ये है कि भाई जो ये कब स्टार्ट हुई थी, 2500 बीसी से लेके बिफोर क्राइस्ट के जन्म को 1750 बीसी तक ये माना गया। बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग बात कहते हैं। तो ये लगभग 750 साल 750 ईयर्स तक रही थी। ये 750 ईयर्स तक रही थी और ये 2500 से 1750 तक माना गया है। उस टाइम पे बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, जैसे मान लो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया थी। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो मान लो आपका इजिप्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहां पे ही थी। मेसोपोटामिया जो आपकी यहाँ पे जो ओमान वगैरह है वहां पे थी मेसोपोटामिया। एंड जो इंडस वैली अपने जो सप्त सिंधु ऋषि हैं, मतलब जहाँ पे 7 नदियां थी अपनी, इंडस, रावी, झेलम, ब्यास, यहाँ पे इन पे थी अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस नदी इनकी मेन थी। तो ये अपनी क्या है, ओल्डेस्ट बताई जाती है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ओल्डेस्ट बताई जाती है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किसके नाम पे बना, जो इंडस नदी के नाम पे बना, इंडस नदी के नाम पे बना। आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ क्या है, रिमेन्स फाउंड किए गए थे। रिमेन्स मतलब छोटे छोटे जो उनके बचे खुचा जो भी था दब गए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता कब चला या हमें, क्योंकि जब रेल का क्या है 1920 में जब रेल बनाने का काम चल रहा था उस टाइम पे मिला था। ये एक्सकेवेशन खोदाई चल रही थी तो वहां ईंटें मिली तो बंदों ने उनको अपने घरों में यूज कर लिया, या जैसे रेलवे के बनाने में यूज कर लिया। तो बाद में पता चला कि वहां तो एक पूरा गांव दफन था पृथ्वी के नीचे। तो इंदिराराम साहनी ने खोदाई की थी, तो तभी से ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो प्लेसेस का पता चला था। तो ये आईवीसी जो है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आफ्टर हड़प्पा, हड़प्पा जगह का नाम है, ये पाकिस्तान में। हड़प्पा क्या है, जगह का नाम है। आज ये पाकिस्तान में चली गई है। तो हड़प्पा जगह का नाम है, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। एक्सकेवेटेड की गई थी 1920 में फर्स्ट टाइम। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन आज नोन है, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं, सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं। और इसको सिंधु रिवर या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिंधु घाटी बोलते हैं ना, सिंधु सरस्वती भी बोलते हैं, सरस्वती भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो कोई भी नाम आ जाए, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको देख लेना, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जो माना गया है कि भाई जो घाघर और हाकरा रिवर को यहाँ की माइथोलॉजिकल रिवर बनाया। माइथोलॉजिकल जो कहानियों में, मतलब मिथ क्या होता है, झूठ होता है, बट जो काल्पनिक होती है, माइथोलॉजिकल रिवर बनाया गया। घग्गर और हाकरा को माइथोलॉजिकल रिवर बताया गया है। और सॉरी फॉर माई सैबी राइटिंग, मेरी राइटिंग ऐसी है, प्लीज बियर अलोंग विद मी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वैदिक सिविलाइजेशन ट्रेडिशनल माना जाता है। हिंदी इसको क्या ट्रेडिशन, परंपरागत रूप से इसको ट्रेडिशनल रूप से क्या माना गया है, इसको एक हिंदू बिलीफ माना गया है। हिंदू बिलीफ, हिंदुओं के मतलब माना गया कि भाई उस टाइम पे हिंदू ही थे। तो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड कब है, 2500 से लेकर 1750 तक है, बीसी तक है। मतलब इस टाइम पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये कैसे पता चला, जो मान लो वहां पे रिमेन्स मिले उनको कार्बन 14 डेटिंग, ये मान लो आपका जीन का चेक करने का कि भाई ये कितने पुराने हैं, उसकी एज क्या है। तो फर्स्ट स्कॉलर कौन थे जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था इसको, तो जॉन मार्शल नाम था, जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल नाम था उनका। अब आगे चलते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से एरिया कवर किए गए थे, इसका कितना एरिया लगभग माना जाता है। इसका तो लगभग जो 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है कि 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, पाकिस्तान आता, जो इसमें इंडिया के कुछ पार्ट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, और जैसे अफगानिस्तान आता है, और ईरान आता है, इसको पहले पर्सिया बोलते थे, पर्सिया। जो आगे चलते हैं कि मोहनजोदारो, सबसे जो बड़ा प्लेस जहां पे मिला गया मोहनजोदारो बोलते हैं, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है आज ये। लार्जेस्ट साइट है, जब लार्जेस्ट साइट ऑफ द आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करें तो मोहनजोदारो है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया की है ये राखी घरी। राखी घरी कहाँ पे, हरियाणा में, इंडिया में है राखी घरी। ये लार्जेस्ट इंडियन जो हड़प्पन साइट है वो है राखी घरी। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, क्या क्या फीचर थे। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी एक तो, आज भी आपको नहीं मिलेंगे बट ग्रिड फॉर्मेशन में ऐसे सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी ऑन द लाइन्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम। इसमें क्या है, ब्रंट ब्रिक्स जो आजकल यूज करते हैं, भट्ठी में बनती हैं जो ईंटें, ब्रंट ब्रिक्स यूज होती थी उस टाइम पे भी। देख लो आज से मतलब 2500 बीसी में, 1750 बीसी में भी ब्रंट ब्रिक यूज होती थी। इतनी साइंस उनकी मॉडर्न थी। आज ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, फिर भी उस वहां पे क्या था, रेक्टेंगुलर फॉर्म ग्रिड सिस्टम था और बहुत ही अच्छा पानी की निकासी का साधन था, इतने डेवलप थे वो। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, बिग वाटर रिजर्वायर मिला है, तो वहां पे धौलवीरा में मिला हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, धौलवीरा में मिला है जो वाटर रिजर्वायर है, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है धौलवीरा में। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसमें जो गुजरात की जगह है सुरकोतडा, ये गुजरात में है, आज के टाइम में भी ये गुजरात में है सुरकोतडा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा वहां पे, कुतो डिस्ट्रिक्ट में आता है ये सुरकोतडा जगह। ये क्या है, इंडस साइट है, ओनली इंडस साइट है वेयर रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। इसमें घोड़े के रिमेन्स पाए गए थे। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई घोड़े के रिमेन्स कहाँ पाए गए थे, सुरकोतडा जगह है कुतो डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी, मेन क्रॉप्स फसलें कौन कौन सी बोलते थे ये, फसलें थी वीट, गेहूं, वीट, बार्ले जौ होता है, और राइस थी, डेट्स खजूर थे, कॉटन था, मस्टर्ड था, और सेसमम था। तो ये यहाँ की फसलें थी। इसमें क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड थे। कॉटन क्या था, कॉटन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये चीजें कहाँ से पता चली, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, तब तो यहाँ पे जो बुक अपने टीचर पढ़ाते हैं या बुक लिखी है तब तक तो नहीं थे, बट ये एक्सकेवेशन से, लिटरेचर से, ये इन बातों से पता चली। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो इंडस पीपल थे जो, उन्होंने फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था कॉटन। आईवीसी के आदमियों ने सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था। पॉपुलेशन कौन कौन सी थी, आदमी किस कहाँ से रहते थे, मंगोलाइट्स जो चाइना के ऊपर है मंगोलिया, वहां से आदमी आगे भी रहते थे, मंगोलाइट्स थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स मतलब ऑस्ट्रेलिया के आदमी रहते थे, और मेडिटेरियन सी के पास जो आदमी है वो रहते थे, मेडिटेरियन। तो ये ऐसे ऐसे प्रकार के आदमी रहते थे यहाँ पे। आईवीसी किससे बिलोंग करती है, देखो मैं आपको बता दूं एजेस कौन कौन सी थी। एजेस क्या है, देखो हम पहले एजेस मतलब कौन कौन से युग थे, जैसे हम पहले सबसे पहले कि भाई हमने इनको बांट दिया स्टोन के नाम से, जो पैलेलियोलिथिक मतलब
पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऐसे 9 पाषाण काल बोलते हैं। तो पत्थर पाया गया तो तब भाई उस टाइम के उसको स्टोन एज बोल दिया गया। सेकंड होता है कॉपर एज, थर्ड होता है ब्रोंज एज, और फोर्थ है आयरन एज। ये सारी थी, स्टोन एज है, कॉपर एज है, ब्रोंज एज है, आयरन एज है। तो इसमें से क्या है, जब आईवीसी को काउंट करते हैं तो आईवीसी ब्रोंज एज में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज में थी, जिसको चालकोलिथिक भी बोलते हैं, चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज एज में पड़ती थी, तब ब्रोंज मेटल का ज्ञान था आदमी को और धातु का। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया कौन कौन से थे इसमें, सिंध था, बलूचिस्तान था। अब स्पेसिफिक, जब पहले सिर्फ कंट्री के थे, अब एरिया के भी नाम पढ़ेंगे। पंजाब था, हरियाणा था, गुजरात था, आलमगीरपुर यूपी में है, आलमगीरपुर था, वेस्टर्न यूपी था, नॉर्थ महाराष्ट्र था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, लोथल गुजरात में है, और जम्मू था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एरिया थे, इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, इसको अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बांटे हैं तो सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट कौन सी जगह थी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में थी ये, आलमगीरपुर। ये नॉर्थर्न मोस्ट, सबसे मतलब उत्तर में आलमगीरपुर की जगह थी। साउथ की देखें तो इसमें जो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ये साउथ की सबसे साउदर्न मोस्ट जगह थी इसकी। अगर हम बात करें कि ये आलमगीरपुर, इसमें ये नॉर्थ में नहीं थी, ये ईस्टर्न में थी, ये ईस्ट में। नॉर्थ में कौन सी थी, रोपर और मंडा। रोपर कहाँ पे है, पंजाब में, मंडा है इसमें जे एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो नॉर्थ में तो ये आएंगी, और ये आलमगीरपुर कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में, यूपी में। और ये पाकिस्तान में देखें तो सुतका जेंडर, ये जगह का नाम है, आप याद रख ले, सुतका GENDOR, सुतका जेंडर जो कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे है। तो ये आपकी वेस्टर्न पार्ट थी। तो इसको याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने एरिया में थी। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल थी हड़प्पा। एंड दूसरी कौन सी थी, मोहनजोदारो। ये आपने मूवी भी देखी होगी, एक ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी है। तो हड़प्पा और कैपिटल सिटी ये थी। तो पोर्ट सिटी, जहाँ पे बंदरगाह थी, समुद्र से आते थे आदमी सामान लेके, तो पोर्ट कौन सी थी, लोथल गुजरात वाला था, सुख्ता जेंडोन था जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, अलादीनो था, बालाकोट, कुंटासी जगह का नाम था, कुंटासी। नेक्स्ट चलते हैं। एनिमल कौन कौन से पाए जाते थे यहाँ पे, एनिमल था सिप। एनिमल पाए जाते थे सिप, भेड़, गोट, बकरी, बुल, सांड, बफेलो, डॉग, टाइगर, कैट, पिग, डियर, टोर्टोइज, एलिफेंट, कैमल और राइनोसोरस। राइनोसेरोस, गेंडा। तो ये एनिमल पाए जाते थे। बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लायन, शेर नहीं था इस पे, शेर नहीं था। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शेर नहीं था इसमें, शेर का कोई भी इस पे आपको मिलता नहीं है कोई एविडेंस। तो ट्रेड और कॉमर्स कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, किससे करते थे, तो भाई यहाँ पे क्या मिलता है कि भाई एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड था। एक्सटेंसिव व्यापक रूप से, एक्सटेंसिव की हिंदी क्या होती है, व्यापक रूप से। क्या था, रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड।
रीजनल और फॉरेन ट्रेड था। फॉरेन ट्रेड किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था। फॉरेन ट्रेड किसके साथ था? फॉरेन, एफटी लिख देता हूँ। फॉरेन ट्रेड कहाँ था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जो आपकी मिडिल ईस्ट में मिलती है, जैसे ये एरिया है जो जहाँ पे कुवैत वगैरह है, यहाँ पे मिलती थी मेसोपोटामिया। और सुमेरा, या उसको सुमेरा भी बोलते थे, सुमेरा सिविलाइजेशन, सुमेरिया सिविलाइजेशन। तो ये जो आजकल इराक है, मॉडर्न इराक, सुमेरिया रीजन था इराक, बहरेन जो है बहरेन, तो ये यहाँ पे सुमेरिया या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मिलती थी। उनके साथ फॉरेन ट्रेड और विदेशी व्यापार होता था। एक्सपोर्ट क्या क्या होता था यहाँ से भाई, जो क्या क्या सामान जो यहाँ से बेचे जाते थे जो उस टाइम पे। देखो ये आइडिया लगाए हुए हैं, कंफर्मेटरी कुछ नहीं है, बट ये हमें पढ़ना एग्जाम में आता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जो खेती के आज भी बेचते हैं हम वहां पे आइटम, गेहूं वगैरह, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे। कॉटन गुड्स थे। तो देखो मैं जल्दी जल्दी फास्ट जाऊंगा, आपको याद रखना बस फिगर फैक्ट्स। अब और टीचरों की तरह यूट्यूब पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा, जस्ट आपको वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि रियली में यूजफुल कंटेंट है या नहीं है। तो हमें मैक्सिमम कवर करना है। टेराकोटा था, टेराकोटा फिगरीज जो मूर्तियां थी, फिगरीज। पोट्री थी, बर्तन जो मिट्टी के बर्तन पोट्री बोलते हैं। आइवोरी प्रोडक्ट मतलब हाथी के दांत के प्रोडक्ट भी, और कॉपर भी। चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना आयरन नहीं था इस टाइम पे, आयरन मेटल उनको पता नहीं थी, ये याद रखना। तो इनको पता नहीं था लोहे का। यूज ऑफ गोल्ड, क्या यूज होता था? गोल्ड यूज होता था, सोना यूज होता था, कॉपर यूज होता था और ब्रॉन्ज यूज होता था। सूसा एंड यूआर, जैसे सूसा जगह है एंड यूआर, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जगह है। मेसोपोटामियन, ये मेसोपोटामियन जगह की सूसा एंड यूआर कहाँ थे? वेयर हर्पन सील्स वर फाउंड। यहाँ पे क्या सील्स, मोहर होती है ना, सील्स मोहर लगाते हैं, तो वो पाई गई थी इन दो जगह पे, सूसा एंड यूआर पे। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाई गई थी। यहाँ पे कोई क्वाइंस नहीं था, सिक्का नहीं था, नो एविडेंस ऑफ क्वाइंस। आपको याद रखना, आयरन नहीं था, क्वाइंस नहीं थे, लायन नहीं था, यहाँ पे क्वाइंस नहीं थे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रहेगा। तो इसमें बार्टर सिस्टम था। बार्टर क्या है? आप मुझे घोड़ा दे दो, मैं आपको लोग खाने के लिए दे दो, आइटम चेंज होते रहते हैं, बार्टर सिस्टम। तो साटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स का ही मतलब चलता था, इससे ही व्यापार होता था। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई जो लोथल है, लोथल क्या था? एंशियंट पार्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। लोथल जगह है जो एंशियंट पार्ट है, गुजरात में जो एंशियंट पार्ट है इसका सिविलाइजेशन का, एंशियंट पार्ट। इंडस सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। देखो आज भी बहुत सारे गांव, बट वहां पे ध्यान रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, याद रखना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? जैसे आज एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो भाई इसमें क्या है? कोई एविडेंस नहीं है पॉलिटी का, मतलब पॉलिटिकल, आजकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आज, पहले क्या था? पॉलिटी का कोई एविडेंस नहीं है, पॉलिटी नो एविडेंस, कोई इसका साक्ष्य आज तक नहीं आया कि भाई उस टाइम पे पॉलिटी यूज होती थी। तो ऐसे कैसे प्रतीत होता? आइडिया लगाया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्लास ऑफ मर्चेंट्स, जैसे व्यापारियों की क्लास का काम था, मर्चेंट्स थी, व्यापारी ही वहां पे उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास पैसा होता था वही बनते थे, कोई पॉलिटी थी नहीं वहां पे। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजन। जो रिलीजन है क्या? वहां का लोगों का धर्म था। रिलीजन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वो भगवानों की पूजा नहीं करते थे, गॉड वर्शिप नॉट, गॉड वर्शिप नहीं करते थे, वो भगवानों की पूजा नहीं करते थे, ये याद रखना आपको। भगवानों की पूजा नहीं करते थे वो। कैसे नहीं करते थे? इनफैक्ट नो टेम्पल्स हैज बीन अनअर्थ, कोई भी वहां पे अनअर्थ नहीं किया गया टेम्पल। अब ध्यान रखो, टेम्पल कोई अनअर्थ नहीं किया, मतलब खोदने पे कोई मंदिर नहीं मिला वहां पे।
इसलिए कोई भगवानों की पूजा नहीं करते थे। बट ये हम आइडिया लगा सकते हैं उस टाइम पे जो मान लो स्टैच्यूज पाए हैं या फिगरीज पाई हैं कि वहां पे जो मेल डाइटी कौन थे, जो मतलब जेंडर मेल और फीमेल लगा लो, डाइटी भगवान कौन थे उस टाइम पे। वो भगवानों की पूजा नहीं करते थे, कोई मंदिर नहीं मिला। बट वहां क्या है, जैसे पशुपति महादेव, आपको याद रखना, पशुपति महादेव मतलब जिसको कंपेयर किया जाता है भाई ये भोले शंकर थे। पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, जो प्रोटो शिवा मतलब सिमिलर जैसे शिवा से जैसे। और फीमेल डाइटी कौन थी, जो थी जो मदर गोडेस, बस उसका नाम है मदर गोडेस, माता देवी। इसमें क्या था उस टाइम पे, नेचर को ज्यादा पूजा, जिससे हमें बेनिफिट होता था, जैसे नेचर को, और जैसे शिवलिंग को पूजा होती थी और योनि माता की पूजा होती थी। पहले इन्हीं को भगवान माना जाता था, नेचुरल चीजों को। तो इसलिए उस टाइम पे कोई भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं मिली है, ना ही कोई मंदिर मिला है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पशुपति महादेव जी के बारे में पढ़ते हैं। पशुपति महादेव। और ये रिवीजन के लिए मैं जा रहा हूं आपके जल्दी जल्दी, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान न दीजिए, बस अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। सुनोगे ना आप, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। एग्जाम के टाइम पे जैसे यूपीपीसीएस दे रहे हैं आप, या बीपीएससी दे रहे हैं, या यूपीएससी दे रहे हैं, तो जस्ट इसको एक बार आप कहीं जा रहे हैं तो सुन लीजिए, आपके बेनिफिट होगा, बहुत रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारा मैं एंशिएंट हिस्ट्री करा दूंगा। तो पशुपति महादेव क्या थे, यहाँ पे आ गया है पशुपति महादेव क्या, तो ये एनिमल के भगवान थे। इसमें जो मोहर मिले हैं उनमें पाया गया है कि भाई योगिक पोस्चर में बैठे थे, योगिक पोस्चर, योगा के मुद्रा में योगिक पोस्चर में बैठे थे। तो इनके चारों तरफ एनिमल थे, इसलिए उन्होंने पशुओं के भगवान माना गया है, भगवान शंकर को। तो कौन कौन से पशु थे मिले हैं जो सील्स में, एलिफेंट मिला है, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो, ये एनिमल उसके पास मिले, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो, याद रखना आपको। 2 डियर्स हैं, 2 डियर्स आल्सो फाउंड नियर बाई हिज फीट, उसके पैरों के नजदीक भी मिले हैं। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि प्रिवेलेंस ऑफ द फैलिक क्या होता है, जो आज भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो फैलिक यहाँ पे लिंगम वर्शिप प्रचलित थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेनाइटल पार्ट को वहां पूजा जाता था। शिव शक्ति वर्शिप, शिव की शक्ति को पूजा की जाती थी। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्शिप इन इंडिया में, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द इंडिया शिव शक्ति। अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, मतलब ये क्या था, रिलीजियस बिलीफ का पार्ट था हड़प्पा पीपल के। हम्प्ड बुल, जैसे कांध वाला बुल, जैसे आज भी बैल के ऊपर जो एक ठूंसी रहती है उसको बोलते हैं हम्प्ड बुल, यहाँ पे पूजा जाता था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या यहाँ पे लैंग्वेज या स्क्रिप्ट कैसी यूज होती थी, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट पता है यहाँ पे कौन सी थी, पिक्टोग्राफिक थी स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, पिक्टोग्राफिक तस्वीरों के द्वारा बात कही जाती थी, पिक्टोग्राफिक। और लैंग्वेज कैसे लिखी जाती थी, उसको लिखने का तरीका क्या था, देखो इधर राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट में जाते थे, लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में जाते थे, ये लिखने का तरीका होता था। अब क्या है, अब तो हम देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं। उर्दू क्या है, ऐसे लिखते हैं, बट इसमें तो कॉम्बिनेशन था, इसमें इनकी जो लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन था। तो उसको बोस्ट ऑफ हेदन बोलते हैं, आपको याद रखना, बोस्ट ऑफ हेदन। तो BOU बोस्ट ऑफ हेदन। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो वैदिक कल्चर, अब क्या है, वैदिक कल्चर आ गया। अब इससे आगे क्या गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर, क्योंकि अब तो हमने पढ़ लिया कि भाई उसको एक्सकवेशन हुए, खुदाई हुई, पता चला कि भाई यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये वहां पे थे। अब वेदों से पता करते हैं हम, क्योंकि जो लिखी गई चीजें हैं उन्हीं से तो पता करेंगे कि भाई पहले क्या क्या था, तो उसको नाम दे दिया गया वैदिक कल्चर। ये और कोई मतलब फंडा नहीं है।
तो वो 2500 से 1750 थी, ये क्या थी 1500 से, ये उससे नई टाइम की है 600 बीसी तक। वैदिक कल्चर 1500 से 600 बीसी तक। तो इनसे हमें क्या पता चला कि आर्यंस हैं, जो आर्यन बोलते हैं, तो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस क्या बताया गया कि भाई ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जो आर्यन कहाँ के थे, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जो आर्यन थे वैदिक से पता चलता है, वेदों से पता चलता है, वो कंट्रोवर्शियल है, कोई कन्फर्मेटरी है। कंट्रोवर्शियल मतलब विवाद है, कंट्रोवर्शियल है वो चीजें। कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि उनका ओरिजिन कहाँ था, ओरिजिन के बारे में कंट्रोवर्सी है, विवाद है। कैसे इनके जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन अलग अलग राइटर ने, अलग अलग आदमी ने अलग अलग माने हैं। जैसे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मतलब जो आपका यही ईरान वगैरह सेंट्रल एशिया से आए हैं। किसने बताया? मैक्स मूलर ने। ये ही मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड है कि भाई सेंट्रल एशिया से आए थे, मैक्स मूलर ने बताया था। तिब्बत का नाम किसने लिया? तिब्बत का नाम लिया भाई दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती लिख के गए कि भाई ये तो तिब्बत से आए थे। यूरोप से भी बताया गया कि भाई यूरोप से आए थे। यूरोप से किसने बताया? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने बताया था कि भाई ये तिब्बत से भी आए हैं। और नॉर्थ पोल का नाम लिया बाल गंगाधर तिलक। नॉर्थ पोल से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। तो अब देखो, एक बंदा ऐसे भी था कि जिन्होंने बोला कि ये तो यहीं पे पैदा हुए थे। सप्त सिंधु, मतलब सप्त सिंधु जहां पे 7 नदियां हैं, सब सिंधु एरिया में हुए ये। और ये बताया गया अविनाश के द्वारा। अविनाश चंद्रा, ये इंडिया के थे, अविनाश चंद्रा। अविनाश चंद्रा ने बोला कि ये तो यहीं पैदा हुए थे, कहीं से नहीं आए। तो अब आगे चलते हैं। तो क्या बोला कि भाई ये जो इंडियन सोइल्स के ओरिजिनल थे, यहाँ से ही पैदा हुए थे, नेटिव थे यहाँ के। एंड कुछ स्कॉलर्स बात करते हैं कि भाई ये माइग्रेटेड हुए हैं। जब अगर मान लो बहुत ही पॉपुलर बिलीफ माने तो आर्यंस सपोज टू माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो यही जो मैक्स मूलर की बात है कि सेंट्रल एशिया, सीए सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इनको क्या है, सेवरल स्टेजेस में बांट दिया गया भाई। 2000 बीसी से 2000 बीसी से 1500 बीसी तक बांट दिया। इनमें सर्ट पढ़ने के लिए मानेंगे कि भाई माइग्रेटेड हुए इस टाइम पे, ये सब कॉन्टिनेंट में आए 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में आए। अब देखो इसका बारे में कहाँ से पता चलता है वैदिक कल्चर के बारे में? वैदिक कल्चर के बारे में इंस्क्रिप्शन, जो मान लो क्या होता है, लिखी हुई चीजें हैं दीवारों पे, उसका नाम है बोग हजकई। बोग हजकई, बोग हजकई, बोग हजकई नाम है। इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन है ये, लिखा गया था ये, मतलब इससे पता चलता है कि बोझ हजकई। इसमें कौन कौन से 4 वैदिक गॉड थे, 4 भगवान थे, वैदिक गॉड भगवान थे। एक तो इंद्र, इंद्रा, वरुणा, मित्र एंड नासत्य। इंद्रा, वरुण, मित्र, नासत्य। अब ये क्या है, इनको बताया गया भाई सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो अब आगे चलते हैं। ये यहां क्या बताते हैं कि फ्रंटियर प्रोविंस में आए थे। फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा था? पहले नॉर्थ ईस्ट है, प्रांत होता प्रोविंस का मतलब, तो नहीं, जो फ्रंटियर प्रोविंस कहां पे आए? पंजाब एरिया में आए, पंजाब एरिया में आए, मतलब सबसे आगे उनके पास आया जो उसमें ही आए, पंजाब में। फ्रंटियर मतलब सामने से जो प्रांत आया, पंजाब आया उनके सामने। तो इनको सप्त सिंधु, उस एरिया को नदियां मिलती हैं, तो सप्त सिंधु, वहां पे नदी थी, पानी था, तो इसलिए वहां रुक गए वो। बोल रहे हैं कि दे लिव्ड हेयर फॉर मेनी सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू द वैली एंड गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के वैली में 2 आब का एरिया बोलते हैं, 2 आब। तो 2 आब के एरिया में भी चले गए थे, बट यहाँ सप्त के एरिया में भी आर्यंस रहे थे। अब वैदिक लिटरेचर कौन कौन से थे? वेद कौन से थे? वैदिक लिटरेचर बोलते हैं, तो कौन कौन से थे? वैदिक लिटरेचर क्या था? पहले तो वेदास थे,
वेदास को क्या बोलते हैं? संहिताज भी बोलते हैं, संहिताज। दूसरे क्या है? ब्राह्मणास बोलते हैं। ये जाति नहीं है, ये नाम है उस लिटरेचर का। ब्राह्मणास बोलते हैं, ब्राह्मणास। ब्राह्मण का मतलब होता है सेक्रीफाइस, त्याग कर देना। अरण्यक्या, अरण्यक्या क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट होता है, अरण्यक्यास। और चौथे नंबर का उपनिषद। उपनिषद आपको नई टर्म लग रही होंगी, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, याद कराने के लिए सब चीजें बताऊंगा। उपनिषद बस आपको याद रखना है कि भाई पहला था वेदायन संहिता, दूसरा था ब्राह्मणास, तीसरा था अरण्यक्या और फोर्थ था उपनिषद। तो नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक लिटरेचर क्या है बता रहा है कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर क्या बताता है? क्या बता रहा है कि जो जब ये जनरेशन आई, जनरेशन तो एक मान लो एक जाति दूसरी जाति को जो जनरेशन आई बताते चले गए माउथ टू ईयर, तो इसलिए बोलते हैं श्रुति। श्रुति मतलब ये बात सुनी सुनाई पे, लिख के नहीं गई, बट श्रुति सुनने पे बिलीव करते थे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमेशा जो इनका जनरेशन हुआ है ये किसी ने नहीं लिखे, ये भगवान ने लिखे, ये सुनने पे है। तो इसलिए जैसे इनको वेद को श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब सुन के है, ये कोई लिख के नहीं गया। तो वेद मोस्ट इंपोर्टेंट वैदिक लिटरेचर कौन सा? वेद है। वैदिक लिटरेचर सबसे इंपोर्टेंट कौन सा? वेद है। तो वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुष, मतलब अपौरुष, पुरुष बोलते हैं ना, अपौरुष। तो भाई ये किसी ने लिखे नहीं है, मतलब अपौरुष है, ये काल्पनिक है, क्या सुने हुए हैं। तो ये मतलब अपौरुष है, मतलब ये आदमी के द्वारा क्रिएट नहीं किए गए, इनको भगवान ने लिखा है, गॉड गिफ्टेड है ये लोग, भगवान ने लिख दिया वेद, ये बोला गया, गॉड गिफ्टेड है वेद। अच्छा, इसके लिए एक टर्म और यूज होती है वेद आज के लिए, नित्या बोलते हैं। नित्या मतलब ये भाई हर जगह मिलेंगे, एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। मतलब एटर्निटी क्या होता है भाई? अनंत काल तक, ये हर अनंत काल तक मिलेंगे, एटर्निटी। इसलिए नित्य टर्म के लिए यूज होता है एटर्निटी। वेद कौन कौन से हैं? बहुत इजी है। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, यजु, और अथर्ववेद है। तो जो पहले तीन है ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको बोलते हैं वेदात्राई। वेदात्राई, त्राई मतलब तीन, जैसे आज बोलते हैं ना ट्रायो, वेदात्राई, तो इनको वेदात्राई बोलते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं ना तो मैं सिर्फ मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए जा रहा हूं। अगर मान लो आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लेना वीडियो को। तो जो ऋग्वेद है ये क्या है? ऋग्वेद कंपोज किया गया था, जो है ऋग्वेद वाज कंपोज वाइल जब आर्यन जब थे पंजाब में थे, वाइल पंजाब में थे। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है। तो ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। तो लिरिक्स बोलते हैं, ऋग्वेद को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। जैसे आजकल गाने के लिरिक्स होते हैं ना, बोल, तो लिरिक्स का वो का ओल्डेस्ट टेक्स्ट वर्ड है ये ऋग्वेद। और जो फर्स्ट टेस्टामेंट, मतलब इसने ही बताया कि आदमी टेस्टामेंट मतलब टेस्टामेंट क्या था? साक्ष्य, टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, उस टाइम पे आदमी था, ऋग्वेद से ही पता चलता है। ऋग्वेद में क्या क्या है? 1028 हिम्स है। हिम्स की स्पेलिंग ये है। और हिम्स में बता दूं क्या होता है? भजन, जो भजन आज भी गाते हैं, तो हिम्स है, भजन है। 1028 तो भजन है इसमें। और 10,580 क्या है? वर्सेज। वर्सेज क्या होता है भाई? किसी को मान लो कोई म्यूजिक है, उसको लिखने का, लिखते हैं, लिखावट है ये, जिसको पता है क्या बोलते हैं? पद भी आपने हिंदी में पढ़ा हो, पद। और इसको क्या है? जो रिसाइट मतलब किसके द्वारा, जो इसको जापता है, जो बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? होत्री। रिसाइटेड मतलब जापने वाले को रिसाइटेड, इसके द्वारा जापे गए ये होत्री के द्वारा, होत्री। इसमें 10 मंडल थे, ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और इसका 10वां मंडल था, उसमें क्या लिखा? बहुत फेमस है वो, 10वां क्वेश्चन मिल सकता है। 10वां मंडल कौन सा था ऋग्वेद का?
सासुक्ता, पुरु सासुक्ता 10वां मंडल था और इसमें 4 वर्ण दिए गए। पुरु सासुक्ता में 4 वर्ण दिए गए कि 4 वर्ण थे तब। और वर्ण मतलब आज के टाइम में तो हम किसी घर में पैदा हो गया उसको ही जैसे मान लो अलग कास्ट में रिलीजन में बांट देते हैं, कास्टिज्म में बांट देते हैं, जिसके घर पैदा हो गया बच्चा वही बनेगा। बट पहले काम के आधार पर था। मान लो एक ही घर में आपको क्षत्रिय भी मिलते थे और एक ही घर में ब्राह्मण भी मिलते थे, क्योंकि बाप ब्राह्मण पने का काम करता तो ब्राह्मण बोलेंगे, बेटा क्षत्रिय काम करता तो क्षत्रिय। बट आज क्या, जिसके घर में जो पैदा हो गया उसी को बोले। तो पहले क्या बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे, क्षत्रिय बोलते थे, वैष्णव और शूद्र। ये तो आपने वैश्य और शूद्र बहुत पढ़ा होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सामवेद है, जो सामवेद है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद खत्म हो चुका है, तो जो सामवेद को बोलते हैं, जो चांट्स क्या होता है, चांटिंग जो जपते हैं, जाप रहते हैं ना, तो उनको क्या बुक ऑफ चांट्स बोलते हैं सामवेद को। बुक ऑफ चांट्स सामवेद है, सामवेद है, सामवेद को क्या बोलते थे, बुक चांट्स। तो इसमें जो 1549 वर्सेज है, 1549 वर्सेज क्या है बता दिया मैंने आपको कि ये पद्य है जो लिखावट का होता है। गद्य क्या होता है, जो सिर्फ बोलते हैं। तो 1549 वर्सेज थे जो एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड करके 75 कहां से लिए गए थे, ऋग्वेदा से लिए गए थे, वहां से ले लिए थे। तो जो इनके जो हिम्स हैं, जो भजन किसके द्वारा रिसाइट किए जाते हैं, जो इसके हिम्स हैं सामवेद के, उसको क्या बोलते हैं, उद्गात्री। हिम्स को रिसाइट करने वाले को उद्गात्री बोलते हैं, जपने वाले को उद्गात्री बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे 1 लाइनर आपके, पक्का किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो जो इसको इंडियन म्यूजिक इंडियन म्यूजिक की इंपोर्टेंस दिखाई थी सामवेद में, इंडियन म्यूजिक की इंपोर्टेंस दिखाई थी, इसमें महत्वता दिखाई थी सामवेद में। यजुर्वेद पे चलते हैं। यजुर्वेद क्या है, बुक ऑफ सैक्रिफाइस एंड प्रेयर। सैक्रिफाइस मतलब जो आत्मसमर्पण करते हैं, तो यजुर्वेद जैसे हवन वगैरह या कुछ भी आत्मसमर्पण यजुर्वेद में बताया गया। सैक्रिफाइस मतलब बोला गया बुक ऑफ सैक्रिफाइस है। जैसे सामवेद बुक ऑफ चांट्स थी। तो इसके जो हिम्स हैं वो रिसाइट किए गए, भजन किसके द्वारा रिसाइट किए गए, उसको बोलते हैं अध्वर्यूज से याद करते, अध्वर्यूज। तो भाई इनको 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कृष्ण यजुर्वेदा या शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेदा में, कृष्ण एंड शुक्ल। तो जो इन कॉन्ट्रास्ट टू दी फर्स्ट, जैसे पहले मान लो जैसे फर्स्ट है जो कौन सा, ऋग और साम वेद थे, उनमें क्या था, सिर्फ वर्सेस थे, मतलब लिखा गया था, लिखने की, म्यूजिक को लिखने का था, या कोई भी भाषा लिखने की थी, वर्सेस थे, पद थे। तो इसमें क्या है, वर्सेस भी हैं, गद पद भी हैं, और गद को बोलते हैं प्रोज, PROS प्रोज। इसमें गद भी थे, मतलब बोलने की जो शैली होती है उसको। ये तो इसमें तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें दोनों चीज थी। अथर्ववेद पे चलते हैं। अथर्ववेद क्या है, मैजिकल फार्मूला, जादू टोना, मैजिकल फार्मूला, जादू था उस टाइम पे भी, फॉर्मूले थे, क्योंकि पहले आदमी को झाड़ फूक से ही ठीक करते थे, मेडिसिन नहीं थी, एलोपैथिक नहीं था मेडिसिन, जैसे आज तो ले लेते हैं। तो पहले क्या था, इसमें मैजिकल फॉर्मूला लिखे हुए थे। जैसे इसमें क्या है, जो 4th एंड लास्ट वन, चार्म्स एंड स्पेल, चार्म्स या स्पेल्स, मतलब अर्थ समझा गया था। चार्म्स जो है जादू टोना या भी है, तो वार्ड ऑफ इवल, वार्ड ऑफ मतलब इंग्लिश भी सीख सकते हैं। वार्ड ऑफ तब भगाना, वार्ड ऑफ इवल जो बुराई आत्मा है या बीमारी को भगाने के लिए चार्म्स एंड स्पेल्स थे इसमें। तो ये क्या है, ये बहुत लंबे टाइम तक इसको वेद में काउंट नहीं किया गया था। अथर्ववेदा को वेद में काउंट नहीं किया था, बाद में इसको काउंट किया गया था। तो अब चलते हैं कि भाई
आगे जैसे हमने वेद पढ़े थे, उसके बाद ब्राह्मणाज पढ़े थे ना, द ब्राह्मणाज, ब्राह्मणाज, वो मैं पहले बता चुका हूं कि ये एक्सप्लेन करते हैं जो हिम्स है ना, जो भजन है, जो मान लो वेदों में भजन थे उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिम्स, भजनों का एक्सप्लेनेशन है, इसमें दिया गया ब्राह्मणाज में। तो ये क्या है, प्रोज में लिखे गए हैं, मतलब जो बोलने वाली शैली में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं, गद्य बोलते ना, गद्य में लिखे गए हैं ये। तो रिचुअलिस्टिक इन नेचर है, जो परंपरागत है, रिचुअलिस्टिक नेचर, नेचर कैसा है इनका, रिचुअलिस्टिक है, रिचुअलिस्टिक इन नेचर, रिचुअलिस्टिक थे नेचर में, आपको याद रखना है क्या थे, रिचुअलिस्टिक थे। और ब्राह्मणा का मतलब मैंने पहले ही बताया, सेक्रीफाइस होता है, ब्राह्मणा मीनिंग क्या होता है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस सब अपने आप को कुछ त्याग देना। तो जो वेरियस सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स हैं वो भी ब्राह्मणाज में, जो सेक्रीफाइस हैं या रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स को डिस्कस किया गया, इसमें कुछ नहीं है ब्राह्मणाज में। द ब्राह्मणाज में रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइस हैं, और इनको जो हिम्स थे भजन को, उनको एक्सप्लेनेशन किया गया और कुछ नहीं था इसमें। तो अरण्यक्या पे आ जाते हैं। अरण्यक्या क्या थे, द अरण्यक्या, अरण्यका, अरण्यका, अरण्यका क्या थे, अरण्यका क्या था, द फॉरेस्ट मतलब होता है, इसका मीनिंग क्या होता था, जंगल। तो जंगल में रहने वालों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो बिकॉज दे वर रिचन फॉर दी हर्मिट्स, हर्मिट्स क्या होता है, शिष्य, शिष्यों के लिए लिखा गया था जो जंगलों में रहते थे, हर्मिट्स, इसके लिए एक्सप्लेनेशन था, हर्मिट्स शिष्यों के लिए, जंगल में जो शिष्य रहते थे, जो जंगल में हर्मिट्स रहते थे, उनके लिए एक्सप्लेनेशन था। तो ये अरण्य क्या है, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दी ब्राह्मणाज, ये कंक्लूडिंग है, मतलब कंक्लूड क्या होता है, लास्ट है, ब्राह्मणाज का लास्ट था। जो द ब्राह्मणाज पढ़े इससे पहले, वेद के बाद ब्राह्मणा पढ़े, तो उनका कंक्लूडिंग था, कंक्लूजन था इनमें, कंक्लूजन ऑफ ब्राह्मणाज, ये मतलब एंड पॉइंट भी लगा सकते हैं, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ब्राह्मणाज का एंड पॉइंट था इनमें, अरण्यक्या में। अब लास्ट चलते हैं उपनिषद, द उपनिषद, उपनिषद। तो ये क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, फिलोसफिकल, फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। तो इनको वेदंता भी बोलते थे, क्या बोलते थे, वेदंता, वेदांता, वेदों का अंत। और ये क्या थे, एंड ऑफ दी वेदा, ये एंड ऑफ दी वेदा है, उसमें कंक्लूजन था। आपको याद रखना कि जो अरण्यक्या में था कंक्लूजन था, इसमें बिल्कुल एंड है, वेदांता, वेद का अंत, वेदांता ही बोलते थे। तो 18 उपनिषद हैं, 18 उपनिषद हैं, 18। तो सबसे ओल्ड उपनिषद कौन सा, वृद्ध ने, वृद्ध का वैसे ही मतलब बूढ़ा होता है, वृद्ध हिंदी में लिख देता हूं, वृद्ध अरण्यक्या, वृद्ध अरण्यका ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि भाई लिटरेचर क्या क्या था यहाँ पे, वैदिक ट्रेडिशन का क्या क्या लिटरेचर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट में मैं फुल 2-3 पार्ट में फुल जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको कवर कर दूंगा। प्लीज शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और डेली बने रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। बाय।